गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो चैप्टर है बहादुर। बहादुर वो बालक जो नेपाल बिहार बॉर्डर पे रहा करता था अपनी माँ के साथ। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान, तो घर का जो सारा कार्य है वो उसके माँ पे आ चुका था। माँ परेशान रहती थी, खेतों में काम करना, घर का काम संभालना, और बहादुर से एक छोटा से छोटा काम का भी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। नटखट जंगल में खेल कूद करना, दिन भर यहाँ वहाँ घूमना, इसके अलावा वो कोई भी काम सहायता के हेतु नहीं किया करता। इसके दूसरे भाग में हम देखते हैं बहादुर को ऐसा लगता था कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा लक्ष्मी, जो उनकी भैंस थी, उससे ज़्यादा प्यार करती है और मेरी माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। ये भाव उसे बहुत पहले से था। उसके बाद एक दिन उसकी माँ कहती है कि बहादुर, ज़रा सा लक्ष्मी को ले जाकर तुम जंगल में उसे घुमा ले आओ, और उसकी माँ खेतों में चली जाती है। बहादुर यही मौका पाकर भैंस को, लक्ष्मी जिसका नाम है, उसे जंगल में एक पेड़ से बांधता है और बहुत बुरी तरीके से पीटता है। भैंस की तरह अपने आप को छुड़ाती है और भागे भागे चली आती है खेतों के पास में जहाँ पर उसकी माँ काम कर रही थी। माँ समझ जाती है कि बहादुर ने उसके साथ ऐसा कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसने इसे बहुत मारा। तो वो शाम तक वेट करती है। जब घर आता है तो बहादुर को बहुत मारती है, तो ये खिड़की से कूदकर जंगल की तरफ भाग जाता है। शाम के टाइम में बहादुर घर आता है, जो अंगठी होता है ऊपर में एटिक में, वहाँ से 2 रुपये चुराता है और वहाँ से गोरखपुर जाने की बस की तरफ भागता है और गोरखपुर की बस में चढ़ जाता है, जहाँ पर पहली बार इसकी मुलाकात निर्मला से और अमरनाथ से होती है। इस कथन का दूसरा पार्ट ये है कि निर्मला और अमरकांत अपने भाभीियों के घर से आ रही थी। निर्मला जो देखती है कि उनकी भाभीियों को कोई काम करना नहीं पड़ रहा है, सारा कार्य नौकर चाकर कर रहे हैं और भाभीियाँ दोनों खटिया तोड़ रही हैं, उन्हें कुछ विशेष काम नहीं करना पड़ रहा है। ये बात से आहत होकर वो अमरकांत से झगड़ना चालू कर देती है कि आप मेरे लिए भी नौकर रखिए, नौकर का प्रबंध करिए, मैं अकेले काम नहीं कर पा रही हूँ, दिन पे दिन मेरा सेहत ख़राब हो रहा है, घर में और भी सहायता के लिए कोई नहीं है। तो दोनों जन बात से एक दूसरे की तरफ नहीं होकर अलग अलग बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद भागा हुआ बहादुर जो है ठीक आकर निर्मला के बगल में बैठता है। पहली बार जब निर्मला को बहादुर देखता है और निर्मला जब बहादुर को देखती है, एक छोटा सा नेपाली लड़का, नेपाली टोपी पहना हुआ, गले में रुमाल, छोटी छोटी आँखें, चिपटी हुई नाक, गोल सा चेहरा, तो उसे बातों बातों में पता चलता है कि बहादुर अपने घर को छोड़कर भाग आया है। और तब निर्मला उसे बताने लगती है नौकर की चाह में कि हम अपने घर में नौकर को कैसा रखते हैं, क्या खाने के लिए देते हैं, कपड़े देते हैं, इन सारे सवालों को वो धीरे धीरे करके उसे बताती रहती है और उसका मन मोह लेती है अपनी तरफ। कुछ देर पश्चात बहादुर में मान जाता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जो बहादुर अपने घर पे बिल्कुल भी कार्य नहीं करता था, आज निर्मला के पास जाते ही सुबह उठना, कपड़े निकालना, पेपर उठाना, घर के अन्य कामों में निर्मला की मदद करना, कपड़े सुखाना, बारिश गिरने से पहले कपड़े ले आना, ये सारे अन्य कार्यों को बहादुर बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा था। देखते ही देखते निर्मला के सिवाय घर के अन्य व्यक्तियों का कार्य भी अकेले ही बहादुर करने लगा। यहाँ तक उसका जो बेटा था किशोर, जो पहले बहादुर की तरह था, आज भी उसी तरह ही है, बिल्कुल भी नटखट, गैर जिम्मेदार, घर में कोई काम नहीं करने वाला। यहाँ तक अपना साइकिल तथा होमवर्क भी वह बहादुर से ही करवाता था। वक्त मिलने पर हमने देखा कि समय बीतता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया हमें ये पता चलता है कि निर्मला अपने पड़ोसन को चढ़ाने के लिए बाहर आकर जानबूझकर आवाज़ लगाती थी जब बहादुर छत पे हुआ करता था कि बहादुर रोटी खा लो, हम अपने नौकरों को भूखा नहीं रखते। कुछ दिन पश्चात इसी तरह समय बीतता गया। बहादुर अपने खाली समय में मौत आर्गन बजाना, कागज़ के नाव बनाकर बारिश गिरने पर उसे तैराना, ऐसे अन्य कार्य, ताश की गड्डियों का घर बनाना, ऐसे अन्य कार्य करते रहता था। तो पड़ोसन एक दिन कहती है कि निर्मला, अपने नौकरों को इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि कल को हमारी बात नहीं माने, इतना अधिक प्यार जताना अच्छी बात नहीं है। निर्मला इस बात से थोड़ा डर जाती है और थोड़ा अलग हो जाती है और उसके लिए काम वाम करना कम कर देती है। बहादुर जब उसे रोटी बनाने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है। तो बहादुर के पास कुछ जरिया नहीं होता है, तो वो खुद ही अपना खाना बनाने लगता है, जिससे निर्मला बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पर हाथ उठा देती है। उसके बाद ही घर पे कुछ रिश्तेदार आते हैं। जैसा हमारे परिवारों में माना जाता है कि जब भी रिश्तेदार आते हैं तो कुछ ले आते हैं,
और जाते समय बच्चों के हाथों में कुछ शगुन के तौर पे, आशीर्वाद के तौर पर कुछ पैसे दिए जाते हैं। ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये आने वाले भाग में आपको समझ में आए। कुछ ही देर बाद कुछ दिन बीतते जाते हैं, घर वाले भी अपना काम करवाते हैं, वो नौकर भी अपना काम कराते हैं। जब नौकरों को जाने का वक्त आता है तो नौकर कहते हैं कि हम किशोर को देने के लिए कुछ रुपए लाए थे जो अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अमरनाथ पूछता है कि आखिरी बार आपके कमरे में कौन गया है? तो बताता है कि बहादुर मेरे कमरे में गया है। तो सब मिलकर बहादुर को एक चोर की तरह देखते हैं और रिश्तेदार भी अपनी झूठी शान बचाने के लिए, जबकि उन्होंने पैसे नहीं लाए थे, झूठी शान बचाने के लिए वो नौकर के ऊपर पूरा दोष मढ़ देते हैं। अमरकांत यही सोच बैठता है कि शायद बहादुर ने पैसे उठा लिए हों या चोरी कर लिए हों। वो उसे डांटने लगता है, रिश्तेदार भी उसे मारता है, किशोर भी मारता है। आखिर चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पे ही क्यों लगा? क्योंकि बहादुर एक ऐसा व्यक्ति था जो बाहरी व्यक्ति था। किशोर को पैसे मिलने वाले थे, वो चुराएगा नहीं। निर्मला घर की मालकिन थी, वो भी पैसे नहीं निकालेगी। अमरकांत जी थे, वो निकालेंगे नहीं। रिश्तेदार तो खुद ही पैसे लाए थे। तो घुमा फिरा कर एक नौकर ही था जो बाहरी व्यक्ति था, जिसके ऊपर वो दोष मढ़ सकते थे, और उन्होंने अपने झूठी शान बचाने के लिए ये दोष उस पर मढ़ दिया। जैसा जैसा वक्त बीता, सभी लोग जब उसे पीट रहे थे और पुलिस को दे देने की बात करते हैं, निर्मला वहाँ पहुँचती है। निर्मला की तरफ बहादुर अपनी आंखें उठाकर टपटपाए नज़रों से देखते रहता है कि वो शायद उसे रोके और कहे कि बहादुर ऐसा नहीं है, बहादुर ने ऐसा नहीं किया। पर निर्मला भी एक दुविधा में थी, क्योंकि जब पहली बार बहादुर उससे मिला था बस में, वो पहली बार बताता है कि मैंने घर से 2 रुपये चुरा कर मैंने भागे हैं। तो उसी तरह निर्मला को लगता है शायद अधिक पैसे देखकर शायद बहादुर ने वो पैसों को उठा लिया हो। बहादुर इस बात से बहुत ज़्यादा आहत हो जाता है। वो अपने कमरे में चला जाता है। शाम के समय वो वहाँ से फिर से भाग जाता है। पहली बार जब बहादुर भागता है उसकी उम्र 10 से 11 साल होती है, और दूसरी बार जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो 12 से 13 साल होता है। बहादुर में परिवर्तन देखिए। जो बहादुर अपनी माँ को पसंद नहीं करता था, उसे ये लगता था कि उसकी माँ इससे प्यार करती, भैंस से प्यार करती है। वो यहाँ पर कमा कर जो भी पैसे मिलते थे वो नेपाल में खत लिखता था और वो पैसे पूरे नेपाल भेजा करता था अपनी माँ के पास। दूसरी ओर बहादुर इतने मारपीट के बावजूद उसने किसी को जवाब नहीं दिया। अपने स्वाभिमान को रखा। उसने शाम के टाइम में घर छोड़ दिया। जो पहले कपड़े वो पहन कर आया था, अपने सामानों को सिवा किसी भी सामान को लिए बगैर चला गया। अमरकांत जी जब सुबह उठते हैं, वो देखते हैं कि बहादुर घर पे नहीं है। वो जब उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि बहादुर वहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा सामान लेकर नहीं गया, यहाँ तक अपनी पगार भी लेकर नहीं गया। तो ये समझ जाते हैं ये पूरा जो दोष है ये रिश्तेदारों का है, जिन्होंने अपनी झूठी शान के लिए बहादुर के ऊपर में ये सब मढ़ दिया। उसके बाद निर्मला को भी समझ में आ जाता है कि बहादुर बहुत खुददार इंसान था। उसने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ना कहकर भी वो सब कुछ कहकर चला गया। अमरकांत को अपने इस कार्य के ऊपर बहुत ही खेद होता है कि शायद वो अपने पैसे ले जाता या पगार लेके जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। हमने बेकार एक बच्चे के ऊपर इतना दुष्कर्म किया है। साधारण रूप से हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में जब भी घर पे चोरियां या ऐसा कोई भी होता है तो हम एक कमज़ोर वर्ग की तरफ देखते हैं। ऐसे लोग जो हमारे घर में मदद करने के लिए आते हैं या कुछ समय के लिए आते हैं तो हम उस पर दोष मढ़ देने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। दूसरी ओर अगर चरित्र में देखा जाए तो बहादुर पहले जो नटखट बच्चा था, आज वही बच्चा अपना पूरा कार्य करता है, घर का कार्य करता है, घर का पूरा कार्य संभाल रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं किशोर जो इतना सब कुछ सुख चैन मिलने के बावजूद घर में कोई कार्य नहीं करता, बहादुर से अपना कार्य करवाता है। निर्मला की जहाँ बात की जाए, निर्मला जब अपने ज़रूरत अपने स्वार्थ के लिए उसे ले आई थी तब वो उससे बहुत प्यार करती है, और आज वही निर्मला जब उसके ऊपर दोष मढ़ दिया जाता है तो उसे बचाने तक नहीं जाती। रिश्तेदार जो अपने झूठी शान बचाने के लिए बच्चों के ऊपर एक दोष मढ़कर निकल जाते हैं। बहादुर में जो परिवर्तन आया, एक वो बच्चा जिसके पास जिम्मेदारी करने के लिए कुछ नहीं थी, प्यार का भूखा था, उसे जब प्यार मिलने लगा तो उसने सब कुछ बदल दिया अपनी ज़िंदगी में। दूसरी बार हम किशोर को देखते हैं जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसमें किसी भी तरह की अच्छाइयाँ बिल्कुल भी नहीं थी। नौकर रखना क्यों अनिवार्य हो गया था मालिक को? क्योंकि निर्मला जिद कर रही थी क्योंकि भाभीयों घर में नौकर चाकर थे और उसके पास नौकर चाकर नहीं थे। उसका सेहत खराब हो रहा था, घर में सहायता करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। बहादुर को नौकरी की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि बहादुर अपने घर से भाग कर आया था, वापस जाने से माँ मारती, इसीलिए उसने सोचा कि चलो जब जाना ही है तो इनके घर ही चले जाते हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
किशोर कैसा था? किशोर अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए अपना कार्य खुद नहीं करके वो पूरी तरीके से निर्भर हो रहा था बहादुर के ऊपर में। निर्मला भी अपना पूरा कार्य धीरे धीरे करके उससे करवा रही थी। यहाँ तक अमरकांत भी बहुत सारे चीज़ों के लिए, पेपर लाना, जूते लेकर आना, पानी पिलाना, ऐसे अन्य कार्यों के लिए बहादुर की ही मदद लिया करता था। थैंक यू। चलिए, ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें हमने कर दिया है। बहादुर हिंदी का चैप्टर 1 है। इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे नौकर रखना क्यों अनिवार्य हो गया था, चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पे ही क्यों लगाया गया, किशोर और बहादुर में चरित्रण करिए, निर्मला का चरित्रण करिए। तो ऐसे अन्य क्वेश्चंस हैं जो इसमें दिए गए हैं, ज़रा इसे देख लीजिएगा। बहुत बार बहादुर का पूरा नाम इसमें दिल बहादुर रखा गया है, और बहादुर का जो घर है वो नेपाल बिहार बॉर्डर में होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कभी कभी पूछा जाता है कि बहादुर ने आखिर क्यों कुछ नहीं कहा। बहादुर बहुत खुददार व्यक्ति था, इसीलिए उसने कुछ लेकर वहाँ से वो नहीं गया। ठीक है, उसके माँ और उसके दोनों के रिलेशन के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस जो वीडियो है इसे एक अच्छे तरीके से ज़रा सुन लीजिएगा। चलिए, NOS 301 चैप्टर 1 बहादुर। ऑल द बेस्ट।